हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ। और यहाँ पर हम पिछले काफ़ी समय से प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ समय से यहाँ पर हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाए। आज हम फिर से आपके सामने आए हैं क्लास लेकर पर्यावरण अध्ययन की। और अब हम यहाँ पर कंटिन्यू आपके लिए क्लास लेकर आने वाले हैं। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जिन्होंने पढ़ाई करना बंद कर दिया था वो एक बार दोबारा स्टार्ट हो जाए अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि आप ये ना सोचें कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। एग्ज़ाम तो होना ही है, भले ही सितंबर में ना हो तो उसके आगे होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। केवल एक ही एग्ज़ाम आपको देना है, उसके बाद अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको जॉइनिंग मिल जाएगी। अगर हम बात करें आगे की, तो आगे जब भी वैकेंसीज निकलेंगी तो उसमें थोड़ा हार्ड हो जाएगा। आपको 3 फेज़ से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी और उसमें पहले टेट होगा, उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा और फिर इंटरव्यू होगा। तो बहुत कठिन हो जाएगा टेस्ट निकालना। जैसा सेंट्रल का पैटर्न है, केंद्रीय विद्यालय का पैटर्न है, वैसा ही पैटर्न आपको फिर देखने मिलेगा। इसलिए इस सुनहरे अवसर को आप ना गंवाएं। एमपीटीटी का जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी आप अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि एक एक दिन महत्वपूर्ण है। ये आप जो पढ़ाई अभी कर लेंगे वो आपके परीक्षा के समय काम आएगी। इसलिए आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और हम आपका उसमें सहयोग करेंगे। विशेषकर ये जो हम लेक्चर्स लाएंगे वो एमपीटीटी वर्ग 3 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो अन्य राज्य के टेट हैं, जैसे कि यूपी टेट, एच टेट और सी टेट, और बाकी राज्य जो है वहाँ के टेट के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण अध्ययन की क्लास। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है योगासन और प्राणायाम। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से तो ये महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा योगासन और प्राणायाम जो है, व्यायाम जो है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके क्या लाभ हैं, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत से लोगों को योगासन और व्यायाम में अंतर नहीं है पता, वो एक ही समझ लेते हैं दोनों को, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। दोनों के क्या लाभ हैं, क्या अंतर है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योगासन। योगासन जो है वो संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है शारीरिक मुद्रा। पतंजलि ने योग के सिद्धांतों को योग सूत्र में लिखा था। उन्होंने केवल ध्यान मुद्रा को आसन नाम दिया था। केवल ध्यान मुद्रा को। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जब हम योगासन करते हैं, योगा करते हैं, तो उसमें ध्यान पर ज़्यादा बल दिया जाता है। उसमें दिमाग को केंद्रित रखना पड़ता है, श्वास को केंद्रित रखना पड़ता है, और शरीर को जो हम चलाते हैं उसकी गति धीमी रहती है। तो आसन नाम दिया था और शारीरिक मुद्राओं को उन्होंने योग व्यायाम कहा था। हालांकि सामान्य गतिशील योग अभ्यासों को आसन के रूप में माना जाने लगा है। योग का दूसरा स्तंभ प्राणायाम है। तो देखिए, योग का ही एक रूप है प्राणायाम। और जब योगासन में प्राणायाम, प्राण शब्द मिलता है तो उस प्राण का अर्थ होता है श्वास, यानी कि सांस। तो प्राणायाम में क्या किया जाता है, सांस गहरी लेते हैं, उसको अंदर रोकते हैं और धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं। तो श्वास संबंधी जो जो योग होते हैं उनको हम प्राणायाम कहते हैं। तो प्राण का अर्थ होता है सांस, जीवन शक्ति, और याम का अर्थ है नियंत्रित करना। तो प्राणायाम में सांस के प्रति जागरूकता और सांस को नियंत्रण करना शामिल है। प्रत्येक सांस के साथ हम न केवल ऑक्सीजन बल्कि प्राण को भी अवशोषित करते हैं। अब उसके बाद आसन। योगासन में पीछे आसन शब्द जुड़ा हुआ है, तो आसन का क्या अर्थ है, तो संस्कृत शब्दकोश के अनुसार आसनम ये नपुंसक लिंग में आता है, और इसका अगर हम विच्छेद करें तो आस धातु है और ल्योट प्रत्यय होता है इसमें, और इसका अर्थ होता है बैठना, या फिर बैठने का आधार, या फिर बैठने की विशेष प्रक्रिया, या फिर बैठ जाना इत्यादि। यानी कि आसन शब्द का हम साधारण उपयोग जो करते हैं वही है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम बैठ सकते हैं उसको हम आसन कहते हैं। अब आसन जो है वो अष्टांग जो व्यायाम है, अष्टांग योगासन है, उसमें तीसरे नंबर पर आता है। देखिए, अष्टांग योगासन में क्या क्या आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस क्रिया में आसन का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। देखिए यहाँ पर यह है आसन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब हम प्राणायाम को थोड़ा गहराई से समझेंगे। प्राणायाम योगियों ने श्वसन पर गहन गहन यानी कि गहरा गंभीर प्रयोग किए और यह निष्कर्ष निकाला कि प्राण को साध लेने पर सब कुछ साधा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप श्वास को केंद्रित कंट्रोल कर लेते हैं तो आप शरीर को भी कंट्रोल कर लेंगे। श्वासों का संतुलित होना मनुष्य के प्राणों के संतुलन पर निर्भर करता है।
प्राणों के सम्यक व संतुलित प्रवाह को ही प्राणायाम कहते हैं। यही बात हमने पहले कही थी कि प्राण यानी कि श्वास के सम्यक व संतुलित प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, प्राणायाम। तो प्राणायाम योग के 8 अंगों में से एक है। अष्टांग योग में 8 प्रक्रियाएं होती हैं। कौन सी 8 प्रक्रियाएं? वही 8 प्रक्रियाएं जो हमने ऊपर पढ़ी हुई थी। पहला है यम, फिर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इसके बाद ध्यान और समाधि। ठीक है, ये 8 प्रक्रियाएं हैं योग करने की। प्राणायाम का संधि विच्छेद करें अगर तो प्राण प्लस आयाम। तो प्राण यानी कि श्वास और आयाम यानी कि उसको हम अंदर तक थोड़ी धीरे धीरे ग्रहण करते जाएं, फिर उसको रोकें, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ें। इस प्रक्रिया को आयाम बोला जाता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण यानी कि श्वसन को लंबा करना या प्राण को लंबा करना। और प्राणायाम का अर्थ श्वास को नियंत्रित करना या कम करना नहीं है। प्राण या श्वास का आयाम या विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। यह प्राण शक्ति का प्रवाह कर व्यक्ति को जीवन शक्ति प्रदान करता है। अब प्राणायाम करने की विधि क्या है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग प्राणायाम को करना नहीं जानते हैं किस तरह से करना है। तो उनको सीखना चाहिए और प्रतिदिन सुबह से जल्दी उठकर प्राणायाम और योगासन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लाभदायक होता है। अगर आप 5 या 10 मिनट का भी समय, जितना समय आपको मिलता है, आप सुबह से जल्दी उठकर प्राणायाम और योगासन करते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि दिन भर आपको आलस्य नहीं आता है, आप दिन भर चुस्त और दुरुस्त रहते हैं और आप बीमारियों से भी दूर रहते हैं। तो प्राणायाम करने की विधि क्या है? सर्वप्रथम श्वास प्रश्वास फेफड़ों में भरना। तो हम धीरे धीरे श्वास लेते हैं और वो फेफड़ों में भरते हैं। और सर्वप्रथम श्वास फेफड़ों में भरना, फिर उसको अंदर रोके रहना और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ना चाहिए। ये प्राणायाम है। अब प्राणायाम के भी कई प्रकार हैं। प्रमुख प्रकार जो है वो यहाँ पर उसके नाम दिए गए हैं। नाड़ी शोधन, भ्रष्टृका, उज्जाई, भ्रामरी, कपालभाति, केवली, कुंभक, दीर्घ, शीतकारी, शीतली, मूर्छा, सूर्यभेदन, चंद्रभेदन, प्रणव, अग्निचार, उद्गीत, नासाग्र, प्लावनी, शतायु आदि। तो ये प्रमुख प्राणायाम के प्रकार हैं। बहुत से नाम आपने पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन कुछ नाम जैसे कि कपालभाति है, तो ये आपने सुना हुआ होगा। तो जिन प्राणायाम को करना आप नहीं जानते हैं, तो ये आपको इंटरनेट पर उसका नाम सर्च कर लेना है, तो आप डिटेल से उसके बारे में जान पाएंगे कि उसको हमें किस तरह से करना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं योग पर। तो योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और भावनाओं पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब आपको ये समझ लेना है कि योग करते समय हमें 3 चीज़ों पर नियंत्रण रखना होता है। किस पर? शारीरिक स्वास्थ्य पर, मतलब कि शरीर पर आपको कंट्रोलिंग रखना है, आपको तेज़ी से हाथ पैर नहीं चलाना है। मानसिक स्थिति, मन को आपको कंट्रोल में रखना है, और भावनाओं को। इन 3 चीज़ों को अगर आपने कंट्रोल में रख लिया तो उसको हम योग कहते हैं। और अगर आप इनको ध्यान में रखे बिना कोई प्रक्रिया करते हैं तो वो योगासन के अंतर्गत नहीं आता है। यदि आसान भाषा में समझाया जाए तो योग एक शारीरिक, मानसिक और भावात्मक प्रक्रिया है। इसमें हम अपना ध्यान एक और ही केंद्रित करते हैं और सांसों पर नियंत्रण रखते हुए योग प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शरीर लचीला रहता है और मन एकाग्रत और शांत रहता है। ये काफ़ी प्राचीन प्रक्रिया है जिसे ऋषि मुनि आदि प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। तो इस धीरे धीरे किया जाता है प्राणायाम। शरीर के जो अंग हैं उनको धीरे धीरे चलाया जाता है और श्वास को भी धीरे धीरे ग्रहण किया जाता है। अब हम व्यायाम की बात करें तो व्यायाम थोड़ा अलग होता है योगासन से। इसमें इस बात पर ध्यान नहीं रखा जाता है कि हमें सांस को धीरे धीरे चलाना है। उसमें हम तेज़ गति से भी श्वास ले सकते हैं व्यायाम में, और शरीर के जो अंग हैं उनको हम तेज़ी से चला सकते हैं, हाथ पैर को तेज़ी से चला सकते, वो व्यायाम होता है। तो जब कोई प्रक्रिया शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए की जाती है तो उसको हम व्यायाम कहते हैं। ये एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग खुद को फिट और स्वस्थ रखते हैं। इसमें सांसें कितनी भी गति में ली जा सकती हैं। व्यायाम करने के कई फायदे होते हैं। ये हमारे शरीर को फिट तो रखता ही है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य को अच्छा और बढ़ाता है। व्यायाम के कई तरीके हैं। लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार व्यायाम करते हैं। इसमें आपको मांसपेशियों को मजबूत बनाना, हृदय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, एथलेटिक कौशल बढ़ाना, वजन घटाना आदि जैसे फायदे मिल सकते हैं। तो ये व्यायाम के फायदे दिए गए हैं यहाँ पर, इसलिए आपको व्यायाम भी करना चाहिए प्रतिदिन। योगासन और व्यायाम में क्या अंतर है, दोनों के क्या लाभ हैं, वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो अंतर क्या है? देखिए, योग जो है उसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक गतिविधि होती है, ये हम पहले बता चुके हैं। और व्यायाम केवल शारीरिक गतिविधियों द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए होता है। व्यायाम से सांसों पे नियंत्रण नहीं होता। तो व्यायाम में सांस पे नियंत्रण नहीं रखना पड़ता, मतलब कि उसमें हम तेज़ या धीमी गति से सांस ले सकते हैं।
लेकिन जो योग होता है उसमें सांसों को नियंत्रित करना सर्वप्रथम सिखाया जाता है। योग जो है उसमें आसन के अनुसार सांसें तेज और मंद की जाती हैं, जबकि व्यायाम के दौरान लोगों का सांस पे ध्यान नहीं जाता और सांस तेज हो जाती है। इसके अलावा योग जो है वो आंतरिक रूप से शरीर को प्रभावित करता है, जबकि व्यायाम बाहरी रूप से शरीर को प्रभावित करता है। तो योग में हमें मन मस्तिष्क को कंट्रोल में रखना होता है और ध्यान की मुद्रा में रहना पड़ता है, इसलिए आंतरिक रूप से शरीर को प्रभावित करता है, जबकि व्यायाम जो है केवल शरीर को प्रभावित करता है, क्योंकि उसमें हम गति पर ध्यान नहीं रखते हैं। योग से शरीर लचीला बनता है, जबकि व्यायाम से शरीर मांसपेशियों में कड़ापन आता है। और भी बहुत सारे अंतर हैं जो आगे दिए गए हैं। योग आराम से की जाने वाली प्रक्रिया है, धीरे धीरे किया जाता है योग, और इसलिए ये कभी शरीर पे गलत प्रभाव नहीं डालता है। ये ध्यान रखना है, योग का अपने शरीर पर कभी भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति योग कर सकता है, जबकि व्यायाम में कभी कभी शरीर को नुकसान भी पहुंच जाता है तीव्रता और प्रबलता के कारण। तो कभी कभी क्या होता है, अगर हाथ पैर हम ज़्यादा तेज़ी से चलाते हैं, शरीर को ज़्यादा तेज़ी से घुमाते हैं, तो उससे शरीर को नुकसान भी हो सकता है। ये व्यायाम का एक नुकसान है। व्यायाम पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जिससे अधिक भूख लगती है, जबकि योग पाचन शक्ति को घटाता है, जिससे भूख कम हो जाती है। तो भूख बढ़ाने के लिए व्यायाम किया जाता है, और अगर आपको डाइट कम करना है, भोजन कम करना है, भूख को कम करना है, तो उसके लिए आप योग कर सकते हैं। इसके अलावा व्यायाम में ऊर्जा का अधिक खर्च होती है। देखिए, व्यायाम में आप तेज़ी से हाथ पैर चलाएंगे, श्वास तेज़ी से लेंगे, तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है, और इसलिए हम जल्दी खुद को थका महसूस करने लगते हैं। लेकिन जो योग होता है उसमें ऊर्जा धीरे धीरे खर्च होती है, हम श्वास धीरे धीरे लेते हैं, शरीर के हाथ पैर धीरे धीरे चलाते हैं, जिस कारण से हमें खुद को ताज़ा महसूस करते हैं। व्यायाम के लिए आपको काफ़ी जगह की आवश्यकता होती है, जबकि योग में आपको एक मैट भर की जगह की ज़रूरत होती है। ये लाभ है एक व्यायाम का। व्यायाम में आपको अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना होता है, जबकि योग में आपको अपना ध्यान अपने आसन और अपनी सांसों पे केंद्रित करना पड़ता है। तो ये बात आप समझ चुके हैं, जिसने वीडियो स्टार्ट से देखा है, तो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद व्यायाम में किसी प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं होता, मतलब कि आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको केवल व्यायाम करना होता है। लेकिन जो योग होता है उसमें 5 सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत, सही भोजन करना पड़ेगा आपको प्रतिदिन। आपको सही सोच रखनी पड़ेगी, सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी, सही तरीके से सांसें लेनी पड़ेंगी और उसको छोड़ना पड़ेगा, और नियमित व्यायाम करना पड़ेगा और आराम भी करना पड़ेगा, पर्याप्त नींद लेनी पड़ेगी आपको। ये सिद्धांत 5 सिद्धांत योग के लिए काफ़ी हैं, उसके लिए ज़रूरी है। व्यायाम को करने के लिए एक उचित आयु और स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है, जबकि योग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो ये प्लस पॉइंट है, योग करने का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन व्यायाम को अगर करना है तो उसके लिए थोड़ा बड़ा होना ज़रूरी है। छोटे बच्चे व्यायाम नहीं कर सकते, और स्वस्थ शरीर का होना भी आवश्यक है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर व्यायाम आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद योगासन के गुण और लाभ। देखिए, योगासन के बहुत सारे लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि योगासन एक ऐसा गुण है कि इसमें सहज, साध्य और सर्वसुलभ है। कि ये मतलब इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से कहीं पे भी कर सकते हैं। योगासन ऐसी व्यायाम पद्धति है जिसमें ना तो कुछ विशेष व्यय होता है और ना इतनी साधन सामग्री की आवश्यकता होती है। व्यायाम जो होता है उसके लिए आपको बहुत सारे उपकरण खरीदने पड़ते हैं, व्यायाम से संबंधित जिम का सामान खरीदना पड़ता है, तो उसमें खर्च होता है। लेकिन योगासन जो है उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और ना आपको साधनों की ज़रूरत पड़ती है। योगासन अमीर, गरीब, बूढ़े, जवान, सबल, निर्बल यानी कि कमज़ोर, सभी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। तो मतलब एक प्रकार से हर प्रकार का व्यक्ति जो है वो योगासन कर सकता है। आसनों में जहाँ मांसपेशियों को तानने, सिकोड़ने और ऐंठने वाली क्रियाएं करनी पड़ती हैं, वहीं दूसरी ओर साथ साथ तनाव, खिंचाव दूर करने वाली क्रियाएं भी होती रहती हैं, जिससे शरीर की थकान मिट जाती है और आसनों से व्यय शक्ति वापस मिल जाती है। शरीर और मन को तरोताज़ा करने, उनकी खोई हुई शक्ति की पूर्ति करने और आध्यात्मिक लाभ के दृष्टिकोण से भी योगासनों का अपना अलग महत्व है। तो ये हम गुण पढ़ रहे हैं, बहुत सारे गुण और भी हैं, लाभ और भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। योगासनों से भीतरी ग्रंथियां अपना काम अच्छी तरह कर सकती हैं और युवावस्था बनाए रखने एवं वीर्य रक्षा में सहायक होती हैं। इसके अलावा योगासनों द्वारा पेट की भली भांति सुचारू रूप से सफाई होती है और पाचन अंग पुष्ट होते हैं, पाचन संस्थान में गड़बड़ियां उत्पन्न नहीं होती। योगासन मेरुदंड यानी कि कशेरुकदंड और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाते हैं
और व्यय हुई नाड़ी शक्ति की पूर्ति करते हैं। योगासन पेशियों को शक्ति प्रदान करते हैं और इससे मोटापा घटता है और दुर्बल पतला व्यक्ति तंदुरुस्त होता है। यानी कि मोटे व्यक्ति भी कर सकते हैं अपना वजन कम करने के लिए और कमज़ोर व्यक्ति भी तंदुरुस्त होने के लिए योगासन कर सकते हैं। योगासन स्त्रियों की शरीर रचना के लिए विशेष अनुकूल है। वे उनमें सुंदरता, सम्यक विकास, सुघड़ता, यहाँ सुदृढ़ता लिखना है, और गति और सौंदर्य आदि के गुण उत्पन्न करते हैं। तो महिलाएं भी योगासन कर सकती हैं और करना चाहिए। इसके अलावा जो योगासन है उससे बुद्धि की वृद्धि होती है। योगासन से बुद्धि की वृद्धि होती है और नई स्फूर्ति और ताजगी मिलती है। ऊपर उठने वाली प्रवृत्तियां जागृत होती हैं और आत्मा सुधार के प्रयत्न बढ़ जाते हैं। तो बुद्धि को अगर विकसित करना है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है योगासन। योगासन स्त्रियों और पुरुषों को संयमी एवं आहार विहार में मध्यम मार्ग का अनुकरण करने वाला बनाते हैं। अतः मन और शरीर को स्थायी और संपूर्ण स्वास्थ्य मिलता है। इसके अलावा कुछ और लाभ हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। योगासन श्वास क्रिया का नियमन करते हैं, हृदय और फेफड़ों को बल देते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं और मन में स्थिरता पैदा कर संकल्प शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके अलावा योगासन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वरदान स्वरूप हैं, क्योंकि इनमें शरीर के समस्त भागों पर प्रभाव पड़ता है और वह अपने कार्य सुचारू रूप से करते हैं। मतलब कि योगासन करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर के जो अंग हैं वो सुचारू रूप से अपना काम करते हैं। और चलते चलते कुछ पॉइंट और देख लेते हैं इसके प्लस पॉइंट योगासन के। आसन रोग विकारों को नष्ट करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं, शरीर को निरोग, स्वस्थ और बलिष्ठ बनाकर रखते हैं। आसनों से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। आसनों का निरंतर अभ्यास करने वाले को चश्मे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा योगासन से शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है, जिससे शरीर पुष्ट, स्वस्थ और सुदृढ़ बनता है। आसन शरीर के 5 मुख्य अंगों स्नायु तंत्र, रक्ताभिगमन तंत्र और श्वासोच्छ्वास तंत्र की क्रियाओं का व्यवस्थित रूप से संचालन करते हैं, जिससे शरीर पूर्णतः स्वस्थ बना रहता है और कोई रोग नहीं हो पाता। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक सभी क्षेत्रों के विकास में आसनों का अधिकार है। अन्य व्यायाम पद्धतियां केवल बाहरी शरीर को ही प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं, जबकि योगासन मानव का चहुमुखी विकास करते हैं। तो जिसने ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखा हुआ है वो समझ गया होगा कि योगासन करने के कितने सारे लाभ हैं। इसलिए हमारा सुझाव है कि आप भी प्रतिदिन सुबह से जल्दी उठकर जितना भी आपको टाइम मिले 5 मिनट 10 मिनट या इससे ज़्यादा आपको प्रतिदिन योगासन करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ।